और दिल्ली में न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच सजा हुआ है। देश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा चल रही है, जिसमें देश की जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। इस कार्यक्रम में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। आपको सीधा उसी कार्यक्रम में लिए चलते हैं। तो सभागार का माहौल बता रहा है कि इस सेशन का कितना इंतजार है सबको। जोरदार तालियां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के लिए। अखिलेश जी नमस्कार। बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपका। जी, उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते हैं, इस लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों ने गर्दा कर दिया। ऐसा गर्दा कि अगर बीजेपी का रथ मेजॉरिटी से पीछे रुका है, ये मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी बोलता हूं, वो समाजवादी पार्टी ने रोका जब 37 सीटें जीती। क्या कहना चाहते हैं? मैं पीडीए परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूं और समाजवादियों का पीडीए केवल नारा नहीं था, ये भावना से जुड़ा हुआ हमारा नारा बनकर के इस चुनाव में उभरा है। आपने तो मुलायम सिंह जी का भी रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने और उसके सहयोगी कांग्रेस ने जीती। 2004 में सपा ने 35 सीटें जीती थी, 26% वोट मिला था, और 2024 में रिकॉर्ड 33% वोट मिला है। जो सीटें हम लोग जीते हैं इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति से, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी न करते तो 50 सीटों से ऊपर ये गठबंधन सीटें जीत गया होता। अच्छा, अभी भी आपको बेईमानी दिख रही है? कई लोकसभा की सीटें ऐसी हैं और जिस तरह से प्रशासन ने व्यवहार किया था, प्रशासन अगर निष्पक्ष रहता और जितनी भी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की थी उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन करता तो आज 50 सीटें इंडिया गठबंधन की होती और 50 से ऊपर भी हो सकती थी। लेकिन 37 सीटें बाद के जीतने के बाद भी आपको लगता है कि प्रशासन उन्हीं की तरफ था? प्रशासन को ये नहीं पता था कि इंडिया गठबंधन और ये हम लोग मिलकर के इतनी सीटें जीत रहे हैं। जब उनको लगा तो जो व्यवहार उनका हो सकता है वो व्यवहार उन्होंने किया। और कोई मैं पहली बार नहीं ये बात बोल रहा हूं, रामपुर का चुनाव, बधाइयों का चुनाव, मेरे खुद का कन्नौज का चुनाव, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ पर जा करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे थे और पूरा प्रशासन उनके साथ था। अच्छा, 36 सीटें एक तरफ, अयोध्या की सीट एक तरफ। अयोध्या की सीट आप लोग जीत गए और उसको आप और राहुल जी अपने बिल्कुल बगल में भी बिठाते हैं। क्या आप उस पर कहना चाहते हैं? और राम जी ने आपको आशीर्वाद तो दिया अयोध्या में, दर्शन के लिए कब जाएंगे? देखिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही, जिसकी वजह से वो हारे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार जनता का साथ दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्या की जनता ने, अयोध्या में भी आशीर्वाद समाजवादियों को मिला। अयोध्या के किसान किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसके किसी खिलाफ नहीं है। और आप कल्पना करिए कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में क्या हो रहा होगा। समय समय पर बताया गया कि किसान को मार्केट वैल्यू का उनका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। जो व्यापारी जिनकी दुकान सदियों से वहां पर थी, बाजार, उनकी दुकानें तोड़ दी गई बुलडोजर से, उनको क्यों नहीं मार्केट वैल्यू से उनको मुआवजा मिला? या अन्य लोग जो रह रहे थे। अब आप देखिए, हद तो यहां हो गई, जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है, जो रेलवे की लाइन बन रही है उसका भी अलाइनमेंट चेंज कर दिया। पहले अलाइनमेंट ऐसी जगह से जा रहा था जहां पर बहुत ज्यादा किसी का नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारे हैं, दिल्ली से उन्होंने अलाइनमेंट बदलवा दिया
और कहा वहां से लेकर के चलिए जहां पर आम जनता रह रही है। तो सोचिए ये अब रेलवे लाइन तो जहां से जानी थी वहीं से जाएगी। नहीं, शिकायत इस बात की नहीं है जी। शिकायत ये कि जहां से पहले अलाइनमेंट था आपने अलाइनमेंट क्यों बदला। अच्छा, आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, राम जी के दर्शन के लिए कब जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं वही बात दोबारा, क्योंकि बात बार बार वही कही जाए तो अच्छी भी नहीं लगती है। जी। हमारा मंदिर भी निर्माण हो गया है लगभग पूरा। जैसे ही हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा वहां का दर्शन करके सीधा मैं अयोध्या जाऊंगा। और फिर मंदिर आपका हमारा क्या, मंदिर तो सबका होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए था। निमंत्रण क्यों दिया आपने? अगर भगवान सबके थे तो आप निमंत्रण से कैसे बुला रहे थे? आप पाबंदी क्यों लगा रहे थे कि आज आप नहीं आएंगे दर्शन करने? चलिए, अब मैं दूसरे नैरेटिव की तरफ आता हूं। एक नैरेटिव समूचे विपक्ष ने सेट करने की कोशिश की कि बीजेपी का शासन आएगा तो संविधान बदल देगा, आरक्षण को समाप्त कर देगा, और इस नैरेटिव का फायदा उत्तर प्रदेश में मिला भी। और आरक्षण तो कोई खत्म नहीं कर सकता, अब ये स्पष्ट है बात। अब आपको क्या लगता है ये नैरेटिव कहां जाता हुआ दिख रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में? हारने वाले तो यही कहेंगे ना कि अब आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। हारने वाले क्या कहेंगे? और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था लैटरल एंट्री से जिन लोगों को नौकरी मिलने जा रही थी सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। और लैटरल एंट्री कोई पहली बार नहीं हो रही थी, लैटरल एंट्री पहले भी हुई। क्या उसमें आरक्षण का जो मानक है वो माने सरकार ने? और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें हजारों लोगों की लैटरल एंट्री हुई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर हम देख लें केवल एक, उसमें न जाने कितने लैटरल एंट्री से एक्सपर्ट्स आए। क्या उसमें आरक्षण दिया गया? तो जो बात विपक्ष कह रहा था, जो समाजवादी लोग कह रहे थे, और समाजवादियों ने कोई पहले चुनाव में नहीं कहा, चुनाव शुरू होने से पहले जहां जहां पीडीए पंचायत की गई वहां पर हर जगह ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान से खिलवाड़ होगी। आपको भी पता है कि आरक्षण कोई खत्म नहीं करने वाला नहीं, ये बात आज कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो वाइस चांसलर पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हैं क्या उसमें पीडीए परिवार के लोग हैं? और फिर वाइस चांसलर ने जो जिन लोगों को अपॉइंट किया है क्या उसमें पीडीए परिवार के लोग हैं?